गुड डे टू एवरीवन। वेलकम टू REC चैनल। हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें ताकि आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिलती रहें, जिसकी सहायता से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। साथ ही आने वाले वीडियोस के अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसका ज्वाइन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर पर। देखिए हमारे गद्य खंड में आपका चैप्टर 2 में पढ़ना है हम लोग को उसने कहा था, जिसके लेखक हैं हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, गुलेरी जी का नाम जो है उनके निवास स्थान पे, मूल निवास के नाम पे उनका टाइटल दिया गया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम सिर्फ चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हमारे कवि हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और जो मेन टॉपिक्स है उसी के आधार पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ये हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म जो है 7 जुलाई, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7 जुलाई 1883 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। इनका जन्म स्थान, अब देखिए यहाँ पे आप लोग को हम बताते हैं जन्म स्थान और मूल निवास, या फिर मूल निवास क्या होता है, निवास स्थान। देखिए 3 तरीके आपको दिखाई, जन्म स्थान, निवास स्थान, मूल निवास, ये 3 तरीके को। तो आपको बताते हैं कि तीनों में अंतर क्या होता है। जन्म स्थान जो कि आपको पढ़ने से ही पता चल रहा है, यहाँ पे किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो जयपुर राजस्थान में। ठीक है, और मूल निवास यानी कि जहाँ से इनका कनेक्टिविटी है, वहाँ पे रहते नहीं हैं, सॉरी वहाँ पे वो रह रहे हैं, जहाँ पे वो अपना निवास कर रहे हैं। ठीक है, मूल निवास या फिर निवास स्थान एक ही को कहते हैं। ठीक है, तो इनका मूल निवास ज़्यादा यहाँ कहाँ रहते थे, गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। यानी कि हिमाचल प्रदेश में एक जिला है कांगड़ा, जिसके अतिरिक्त एक गांव है जिसका नाम क्या है, गुलेर। क्या नाम है, गुलेर। गुलेर नाम से ही इनके नाम में टाइटल क्या है, गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे देखते हैं, इनके पिता का नाम है पंडित शिवराम। पंडित शिवराम इनके पिताजी का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उनकी शिक्षा के बारे में बताया गया है। तो शिक्षा इनकी देखिए क्या है, बचपन में संस्कृत की शिक्षा, यानी कि बचपन में खुद से बचपन की शिक्षा क्या हुई इनकी, संस्कृत। जैसे कि बहुत सारे कवि जो ऐसे हैं उनकी शिक्षा का प्रारंभ जो है संस्कृत की भाषा के अनुसार। अब जैसे पंडित हैं, इनके पिताजी एक पंडित हैं, तो उनको, अब जाहिर सी बात है संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा, ठीक है, सबसे प्राचीन भाषा हमारी क्या है, संस्कृत है। तो बचपन में इनको संस्कृत की शिक्षा दी गई। फिर आगे बढ़ते हैं। 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय में क्रमशः एंसीडेंट एवं मैट्रिक्स यानी कि इंटर और मैट्रिक की परीक्षा दी। ठीक है, एंट्रेंस और तथा एंट्रेंस मतलब क्या होता है, यानी कि किसी भी परीक्षा में एंटर कर, जैसे कि बोर्ड्स परीक्षा है तो उसके पहले आपका फाइनल होता है ना, ठीक है, आपका सेंटअप का परीक्षा, तो वही होता है, एंट्रेंस एवं मैट्रिक की परीक्षा दी। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय में इंटरमीडिएट यानी कि इंटर की परीक्षा दी। इस बार इंटर का रिज़ल्ट आया था, जो कि हमारे रवि एक्स क्लासेस से हमारे टॉपर बच्चे निकले हैं। ठीक है, सबसे पहले 430 नंबर से आध्या कुमारी और 410 नंबर से रेखा कुमारी हमारे कोचिंग में से टॉपर बच्चे निकले हैं, जो कि बहुत अच्छा किए हैं और आगे चल के भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और बहुत अच्छा करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1903 ईस्वी में
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया और अपना ग्रेजुएशन ये कहाँ से किए थे? 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अच्छा बताए इलाहाबाद को कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, इलाहाबाद अभी क्या चेंज हो गया, उसका नाम क्या कर दिया गया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा सभी बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वृत्ति। अब वृत्ति बता दे क्या होता है, पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। बता दे वृत्ति यानी कि कार्य क्षेत्र, यानी कि इनका कार्य कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक ये काम किए, कहाँ तक इस काम का अंत हुआ। तो आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं? 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतिहाड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। ठीक है, खेतिहारी के, समझिए यहाँ पे क्या बोला, 1904 में जयपुर दरबार की ओर से, अब दरबार पहले क्या है, राजा महाराजा का महल। ठीक है, दरबार की ओर से खेतिहारी के नाबालिग राजा, ठीक है, खेतिहाड़ी एक जगह का नाम, ठीक है, नाबालिग जिनका नाम क्या था? जय सिंह, अभिभावक यानी कि उनको वहाँ पे बुलाया, अभिभावक बन के उनको मेयो कॉलेज अजमेर में बुलाया गया था, जहाँ पे वो शुरुआत में गए थे। आगे बढ़ते हैं। किसी भी तरीके का प्रश्न होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम बताएंगे। ठीक है, जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक, ठीक है, फिर आगे बढ़ रहे जयपुर भवन छात्रावास मतलब समझते हैं आप लोग, जहाँ छात्रों का वास हो। ठीक है, आपका मुहावरे में जहाँ छात्रों का वास हो। ठीक है, यानी कि क्लासरूम में एक अधीक्षक के रूप में थे। 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष, जैसे अभी विभाग को इंग्लिश में क्या, डिपार्टमेंट, जैसे कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट। ग्रेजुएशन आप लोग करिएगा तो आप लोग के सब्जेक्ट से डिपार्टमेंट बटे होते हैं। ठीक है, तो विभाग जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो वही संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे। ठीक है, यानी कि प्रोफेसर के रूप में थे 1916 में। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय, सब लोग इनके रूप से परिचित हैं। मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर थे। ठीक है, हिंदू विश्वविद्यालय में किसके अभिभावन पर किसे निमंत्रण? मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर हिंदू विश्वविद्यालय में ये प्राच्य विभाग में एक प्रोफेसर को एक कार्यवाहक यानी कि असिस्टेंट के रूप में कार्य करने के लिए इनको बुलाया गया था। ठीक है, ये हुआ उनका कार्य क्षेत्र, वृत्ति जिसे बोलते हैं। अब यहाँ पे बताया गया उनका संपादन में देखिए क्या है, सबसे संपादन का समझा दें, यानी कि उनकी लेखनियाँ जो कि संपादित की गई थी उनको छापा गया था। सबसे पहला नाम है आपका समलोचन, दूसरा काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका। ये दोनों जो पत्रिकाएं हैं या पुस्तक हैं, ठीक है, ये दोनों संपादन की गई थी। आगे इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जिनमें से कमेंट सेक्शन में हम आपको मेंशन कर देंगे, जो इम्पोर्टेंस है आपकी, जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, उनको हम मेंशन कर दें। हालांकि यहाँ पे हम बता दें, सबसे पहले कहानियाँ क्या है, सुखमय जीवन जो कि 1911 में संपादित किया गया था, बुद्धू का कांटा 1911 में ही, और उसने कहा था। इनकी 3 कहानियाँ हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख है आपका उसने कहा था, जो कि आप लोग को पढ़ना 1915 में संपादित किया गया था। ठीक है, प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लिखे थे। ये सारे विषय पे उनका निबंध लिखा हुआ था। कछुआ, धर्म, मारेसी मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिप्पणी, देवाना प्रिय आदि प्रमुख निबंध, ये सभी भी प्रमुख निबंध में। इनके अतिरिक्त यानी इसके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज,
क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा के प्राकृतिकपन आदि टिप्पणियों की प्रकाशित। अंग्रेजी में देखें, ए पोए बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन कामसूत्र, दी लिटरेरी क्रिएटिज्म आदि निबंध। देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखी है। इसके अतिरिक्त इनका सभी रचनाएं, कविता, निबंध, जो भी प्रमुख चीज़ें थी वो सारा इनका लिखा गया था। ये था आपका सारा इम्पोर्टेंट चीज़ चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में। आगे कुछ और नोट पॉइंट्स होंगे जो कि हम नोट करके आपको टेलीग्राम पे नोट्स बना के आपको भेज देंगे। आप लोग लिख के उसको याद करिएगा, ठीक है। आगे इसे देख लेते हैं हम क्या नोट्स पॉइंट होंगे। फिर भी बोलते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक है। यानी कि हमको पता चलता है कि गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक जो कि 20वीं शताब्दी के हैं। वे अपने सामान्य हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं में प्रकांड विद्वान थे एक तरीके से, ठीक है। हर एक भाषा में, चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, अन्य भाषाओं में भी इनकी रुचि थी और उनके लेखनी थे। ये तो हमारे सिर्फ एक तरीके के शिक्षा नीति के अतिरिक्त हमको पढ़ाया जाता है हमारे लेवल के अनुसार, लेकिन इसके अतिरिक्त भी इनकी बहुत सारी लेखनियाँ होती हैं, या फिर कोई भी कवि जिनके बारे में आप पढ़ते हैं वो बहुत सारी उनकी लेखनियाँ होती हैं, लेकिन हमको पढ़ने भर ही हमको यहाँ पे याद करने के लिए दिया जाता है। आगे बोलते हैं, प्राकृत अपभ्रंश आदि भाषाओं में भी उनकी गहरी गति थी, ठीक है। अन्य तरीके प्राकृत भाषा जो कि पहले की भाषा, या फिर अभी हम लोग आमतौर प्राकृत भाषा क्या होता है, प्राकृत भाषा हम समझा दें क्या होता है, क्योंकि हम आम बोलचाल में यूज़ करते हैं। हमारी एक तरीके से मदर टंग जिसे बोला जाता है उसे कहते हैं हम लोग प्राकृत भाषा, ठीक है। ये सब भाषाओं में भी उनकी लेखनियाँ गति थी। पुरातत्व, इतिहास, भारत राष्ट्र आदि विषयों का उनका ज्ञान अपने समय में अद्यतन था और तत्स्पर्शी माना जाता था। वे साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि के अन्य विषयों पर उन्होंने हिंदी में निबंध, लेख, टिप्पणियाँ बराबर लिखी थी। बहुत सारी लेखनियाँ इनको लिख दे। वे द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार, यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट है आपका, ठीक है। ये कौन से युग के प्रमुख निबंधकार हैं, तो द्विवेदी युग के, ठीक है। गूढ़ और विद्धिक हास्य, परिहास तथा व्यंग के परिपूर्ण अपनी कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए वे अपने समय में बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः वे अपने युग के अत्यंत प्रतिभाशाली समर्थ लेखक थे, ठीक है। आज के लिए हमारा इतना ही, ठीक है। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, उसको भी जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।